हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं इस वीडियो से। तो वीडियो आपको इन तक देखनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में दोस्तों 6 सदस्य होते हैं, 3 भारत सरकार के और 3 आरबीआई के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय तटरक्षक ने कहाँ पर कनकलता बरुआ पोत को कमीशन किया? तो कोलकाता में कमीशन किया गया था। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों नोबेल पीस प्राइज़ की घोषणा हो चुकी है। इस बार दिया जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाएगा वर्ष 2020 में नोबेल पीस प्राइज़। विश्व खाद्य प्रोग्राम को क्यों? क्योंकि दोस्तों दुनिया भर के भूखे लोगों की मदद करने वाले इस प्रोग्राम ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है 2019 में। 2019 में इसने 88 देशों के लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों की हेल्प की है। उनके अगर वो भूखे हैं तो उनको खाना खिलाया है, गरीब हैं तो उनकी मदद की गई है कई प्रकार से। ठीक है, तो इसी वजह से विश्व खाद्य प्रोग्राम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार का यानी 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल पीस प्राइज़ दिया किसके द्वारा दिया जाता है, ये पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है नॉर्वे की संसद के द्वारा। नॉर्वे की संसद के द्वारा इसे दिया जाता है जनरली, या हम लोग कह सकते हैं नॉर्वे नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। बाकी के जो अभी तक आपने देखे वो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन जो शांति के क्षेत्र का पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, उसे नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है? एक और पॉइंट याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है। ठीक है, इस वजह से भी इसको दिया जा रहा है। अब चलिए, ये तो हो गई नोबेल प्राइज़ की बात। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको मिल सकता है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को भी दोस्तों नामित किया गया था, इनको नॉमिनेशन इनका भी भेजा गया था नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। अब इसके पीछे का कारण, भले इनको ना मिला हो, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और कारण क्या है ये मैं कई बार आपको बताया हुआ हूँ। आज आपकी बारी है, कमेंट करके बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नॉमिनेट किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने भी फाइनली अपना ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रिडिक्शन जो है वो जारी कर दिया है भारत के लिए 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। इसने बताया है -9.6% हो सकती है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। अब दोस्तों बहुत सी एजेंसियां जो ऑलरेडी निकाल चुकी हैं उनका भी हम लोग रिवीजन करेंगे। कारण सबका एक समान है, कोविड-19 पैंडेमिक। सभी ने इसी के चलते अपना जीडीपी ग्रोथ रेट का जो भी प्रेडिक्शन था उसको घटाया हुआ है। ठीक है, एक एक करके सभी को जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों मूडीज़ ने बताया था -11.5% भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। फिर अब उससे जो छोटा, जो सबसे बड़ा अभी तक बताया है, सबसे कम जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है वो वर्ल्ड बैंक ने लगाया है -9.6। इससे कम जो अनुमान लगाया गया है वो -9.0 का लगाया गया है, वो एडीबी के द्वारा लगाया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लगाया गया है। अच्छा, इतना ही दोस्तों क्रिसिल ने भी बताया था, क्रिसिल ने भी इतना ही अनुमान अपना बताया था। ठीक है, इसके साथ ही -8.2%। इसको दोस्तों बेसिकली केयर रेटिंग्स ने बताया। केयर रेटिंग ने तो कहा था कि -8.0 से लेकर के -8.2 तक रह सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा, फिच रेटिंग ने भी बताया अनुमान अपना। फिच रेटिंग ने -8.6% का अनुमान बताया। अब बात आती है जीडीपी क्या होता है और जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है। तो दोस्तों जीडीपी जब किसी भी कंट्री के द्वारा उसकी सीमाओं के अंदर, उसकी बॉर्डर्स के अंदर में जितना भी एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन होता है वस्तुओं का या सेवाओं का, उसे ही जीडीपी कहा जाता है। अब वो प्रत्येक वर्ष किस दर से बढ़ रही है या किस दर से घट रही है, उसी के दर को यानी परसेंटेज को ही कहा जाता है ग्रोथ रेट। तो यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट अगर मान लीजिए बताया है विश्व बैंक ने -9.6%, तो यानी कि इसने ये कहा है कि भारत की जितनी भी जीडीपी ग्रोथ है
उसका जो वृद्धि दर है वो इस वाले फाइनेंशियल ईयर में यानी 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में 9.6% माइनस हो जाएगी। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक आया है, इसके बारे में जानिए। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 को हुई, वाशिंगटन डीसी में है इसका हेडक्वार्टर। अध्यक्ष हैं करंट टाइम पर डेविड मलपास। अच्छा, इसकी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं दोस्तों अंशुला कांत जी, और चीफ इकोनॉमिस्ट यानी मुख्य अर्थशास्त्री हैं कार्मेन रेनहार्ट। कौन है? कार्मेन रेनहार्ट। अगला देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में विश्व की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी कौन बनी? तो दोस्तों दुनिया की सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भारत की ये कंपनी है और ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। इसने एसेंचर को पीछे छोड़ दिया है। एसेंचर जो कंपनी थी ये इससे पहले थी, इसको पीछे छोड़ दिया है और अब टीसीएस बन गई है दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनी। अच्छा, अब अगर बात की जाए दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी की, तब आप बताएंगे एप्पल। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन है, तब आप बताएंगे एप्पल। लेकिन वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनी कौन है, तब आप टीसीएस बताएंगे। क्लियर। अभी हाल ही में दोस्तों इसने 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी क्रॉस कर लिया है, और 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली भारत की दूसरी कंपनी भी बन गई है टीसीएस। पहली कौन है बताने की ज़रूरत नहीं है, रिलायंस। ठीक है, चलिए टीसीएस के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। टीसीएस की स्थापना दोस्तों हुई थी 1968 में, 1968 में हुई थी स्थापना। मुंबई में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है वर्तमान में नटराजन चंद्रशेखरन जी, और एमडी और सीईओ हैं राजेश गोपीनाथ। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए किससे समझौता किया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए, उसके संचालन के लिए, उसकी डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, तो नोएडा में जेवर में बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसकी डिज़ाइनिंग से लेकर के उसके बनाने यानी निर्माण करने, उसकी डिज़ाइनिंग करने से लेकर के उसके ऑपरेशन तक यानी कि संचालन तक की जिम्मेदारी होगी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। क्लियर है। ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थ्रू दोस्तों ये पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप के रूप में ये डेवलप किया जाएगा। अब इसके टोटल शुरुआत हो जाने या संचालन हो जाने की डेट लिमिट बताई गई है 2024, यानी 2024 तक ये सारा काम फाइनल हो जाएगा। 2024 के बाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन होने लगेगा। अच्छा, आपको पता हो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये अब बन जाएगा चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहला दो कौन है? अभी दो तो हैं जो संचालन में हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में। एक तो लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट है जिसे हम लोग जानते हैं चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से। एक बनारस के बाबतपुर में है, बनारस के बाबतपुर में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक अभी आपको पता होगा कुशीनगर एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, और एक अभी ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में जो बन रहा है। क्लियर बिल्कुल। चलिए अब उत्तर प्रदेश आया है। उत्तर प्रदेश देखिए मैप में, ये रहा उत्तर प्रदेश। राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं। इनको ही अभी एमपी का भी, मध्य प्रदेश का भी चार्ज मिला हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी ये है उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। क्लियर है। अगला है जॉर्डन के राजा ने किसे जॉर्डन का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया? तो दोस्तों जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं बिसर अल खसावने। कौन? बिसर अल खसावने जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो जॉर्डन के जो किंग हैं अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन। कौन? अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन, इन्होंने ही इनको नियुक्त किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर। ये दोस्तों किंग के, वहाँ के राजा के यानी कि अब्दुल्ला द्वितीय के सलाहकार थे अभी तक। ठीक है, एडवाइज़र थे, तो इन्हीं को अब प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया है। उमर अल रजाज जो आपको सी ऑप्शन में दिख रहे हैं, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। ये प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो अब इनकी नियुक्ति हो गई है बिसर अल खसावने के। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। जॉर्डन है कहाँ पर? चलिए वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा सबसे पहले हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे इजराइल की तरफ। इजराइल तो आपको याद ही होगा कहाँ पर है। इजराइल की साइड में आएंगे तो इजराइल का ही पड़ोसी देश पड़ता है जॉर्डन। ये जो आपको दिख रहा है देश, ये है जॉर्डन। ठीक है, ये कंट्री है जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी दोस्तों होती है अम्मान। क्या है? अम्मान होती है इसकी राजधानी। इधर ये इजराइल पड़ जाएगा, इधर ये लेबनान वगैरह पड़ जाएगा। जॉर्डन की राजधानी होती है अम्मान। यहाँ की करेंसी होती है जॉर्डेनियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैंने आपको बताया बिसर अल खसावने।
अगला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्ट डे। ये दोस्तों 9 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। विश्व भर में डाक के योगदान और इसकी भूमिका के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। अब दोस्तों डाक आया है, पोस्ट आया है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे पॉइंट बताने वाला हूँ। तो कॉपी पेन अगर लिए होंगे तो नोट डाउन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि 9 अक्टूबर को 1874 में 1874 में दोस्तों यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। इसी वजह से 9 अक्टूबर का दिन ये चुना गया। कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो दोस्तों 1969 में 1969 में टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में यूपीयू कांग्रेस का आयोजन हुआ था और इसी दिन को विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था। इसी दिन, ठीक है, इसी दिन 9 अक्टूबर का दिन डिसाइड किया गया। अब चलिए थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, भारत के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों 1727 में भारत में पहला पोस्ट ऑफिस खुला था, लेकिन 1774 में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। इन्होंने कोलकाता में एक प्रधान डाकघर बनवाया था, लेकिन अभी भी ऑफिशियल तरीके से शुरुआत नहीं हुई। कब माना जाता है? 1 अक्टूबर 1854 को। 1 अक्टूबर 1854 को लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। आपको याद होगा 1853 में उन्हीं भारतीय रेल की स्थापना भी हुई थी, शुरुआत भी हुई थी भारत में। तो उसी समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, तो इन्होंने ही डाक विभाग की स्थापना की थी और इसका केंद्रीयकरण कर दिया था। बेसिकली डाक विभाग तो चल ही रहा था ठीक ठाक से, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश शासन के जो 701 डाकघर थे उस टाइम पर भारत में, उनको एक साथ मर्ज करके उसका केंद्रीयकरण कर दिया और इसको डाक विभाग कहा गया। तो ऑफिशियल तरीके से अगर पूछा जाए तो ऑफिशियल तरीके से 1 अक्टूबर 1854 की ही डेट मानी जाती है भारत में डाक विभाग की स्थापना की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय डाक की स्थापना कब हुई तो 1854 आप बताएंगे, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्लियर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों 1972 से भारत में पिन कोड की शुरुआत हो गई। इससे गाँव-गाँव, घर-घर तक पोस्ट पहुँचना आसान हो गया। फिर उसके बाद आया 1986 में स्पीड पोस्ट। 1986 में स्पीड पोस्ट के थ्रू और जल्दी पोस्टल सर्विसेज पहुंचने लगी। फिर 2018 आता है। 2018 में पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू हो जाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हो जाती है 2018 में। तो अब इसके थ्रू बैंकिंग सुविधा भी हो सकती है। क्लियर। तो ये तो था दोस्तों भारत और विश्व में डाक का इतिहास, पोस्ट का इतिहास। वीडियो अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपको मिलते रहते हैं रोज़ाना। दोस्तों अगर आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो डेली करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को मिस मत किया करो, डेली देखा करो और लाइक और शेयर कर दिया करो। बस इतना ही करना है आपको मेरे लिए। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध कवि को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों सरला पुरस्कार से नित्यानंद नायक जी को सम्मानित किया जाना है। नित्यानंद नायक जी ये बहुत ही फेमस ओडिया कवि हैं। 2017 में इनकी एक कविता प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी, सेंटे वेलाकू नथिबा। क्या? सेंटे वेलाकू नथिबा। तो इसी कविता के लिए इनको दिया जा रहा है सरला पुरस्कार। ये उड़िया कवि हैं। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत इनको 5 लाख रुपए का कैश दिया जाएगा प्लस एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, इनके अलावा 2 और व्यक्तियों को सम्मानित किया जाना है, रंजीत कुमार नाग को और श्याम सुंदर पटनायक को। इन दोनों को दोस्तों इला पंडा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अब रंजीत कुमार नाग जी जो हैं ये संगीतज्ञ हैं और इनको संगीत के क्षेत्र में इला पंडा संगीत सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और जो श्याम सुंदर पटनायक जी हैं ये कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, इनको कला के क्षेत्र में इला पांडा चित्रकला सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सरला पुरस्कार जो कि नित्यानंद नायक जी को दिया जाना है। क्लियर। इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली में दोस्तों उड़ीसा में एक बिजनेसमैन थे स्वर्गीय वंशीधर पांडा जी, ये अब इनकी डेथ हो चुकी है। ये और इनकी पत्नी इला पांडा थी। इन्हीं के द्वारा 1979 में 1979 में दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना हुई, सरला पुरस्कार की। ठीक है, सरला पुरस्कार एक उड़ीसा का साहित्यिक पुरस्कार होता है। ठीक है, तो इसके बाद से ही ये दिए जाना शुरू हुआ, लेकिन किसके द्वारा दिया जाता है? ये इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा लगातार दिया जाता है। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, मेघालय सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो मेघालय राज्य सरकार ने अभी हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है।
इसका क्या मतलब होगा, काम क्या होगा? तो दोस्तों राज्य भर के जो किसान हैं उनकी आजीविका को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, उनको और ज़्यादा इनकरेज करने के लिए जो हाई प्राइसेस वाली जो सब्जियां होती हैं उनके लिए एक अपनी तरह का एक अलग से एक अनोखा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिनसे उनकी वैल्यू बढ़ाई जा सके, उनमें क्वालिटी लाई जा सके और वहाँ के जो उस राज्य के यानी मेघालय के जो किसान हैं उनकी आजीविका और ज़्यादा बेहतर बनाई जा सके, क्योंकि उसकी जब सेलिंग होगी, मार्केटिंग होगी तो उनको अच्छा प्राइस मिलेगा उससे। तो इसके लिए इजराइल के साथ समझौता किया है मेघालय ने। क्लियर? अब जान लेते हैं इजराइल के बारे में भी। तो दोस्तों सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे इधर अरब देशों की तरफ। यहाँ पर मिल जाएगा आपको इजराइल, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इसके पास में इजराइल मिल जाएगा आपको। इजराइल की राजधानी होती है जेरूसलम। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। इजराइल की करेंसी होती है दोस्तों न्यू शकेल। नेक्स्ट बात करते हैं। आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी आर.के. छिब्बर का कार्यकाल कितना बढ़ाया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. छिब्बर का कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अभी दोस्तों 10 अक्टूबर से इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, यानी 10 अक्टूबर से इनका कार्यकाल शुरू होगा। इससे पहले भी इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। इनका कार्यकाल दोबारा एक्चुअली में बढ़ाया गया है। इनका कार्यकाल अभी 10 जुलाई को बढ़ाया गया था 3 महीनों के लिए, और अब 10 अक्टूबर को कंप्लीट होने वाला था, लेकिन 10 अक्टूबर को फिर से 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, साथ में एक कंडीशन और बताई गई है कि 6 महीनों के भीतर अगर कोई सीएमडी या कोई सीईओ मिल जाता है तो फिर कार्यकाल आपका वहीं समाप्त मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये 6 महीने या फिर नया सीईओ मिलने तक के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है आर.के. छिब्बर जी का, आरबीआई के द्वारा बढ़ाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, भारतीय म्यूचुअल फंड संघ AMFI के दोबारा अध्यक्ष कौन चुने गए? तो दोस्तों एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के दोबारा अध्यक्ष चुने गए नीलेश शाह। नीलेश शाह इससे पहले 2019-20 के लिए बने थे और अब इनको दोबारा चुना गया है। एक्चुअली में बात यह है ना दोस्तों, कोविड-19 के दौरान नई नियुक्तियां हो नहीं पा रही हैं। लोग सोच रहे हैं, जो भी संस्थाएं हैं वो ये सोच रही हैं कि फ़िलहाल के लिए जो हैं उन्हीं का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, जिससे आने वाले दिनों में परफेक्ट तरीके से इंटरव्यू वगैरह लेकर के नियुक्तियां की जा सके। हालांकि आजकल के ज़माने में ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसानी से सब हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो भी हो, नीलेश शाह जी अब AMFI के दोबारा अध्यक्ष बन गए हैं। अगला बात करते हैं। नोबेल विजेता एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक मारियो मोलिना का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था? तो दोस्तों मारियो मोलिना ये मैक्सिको के एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इनका निधन हो गया। इन्हें रसायन के क्षेत्र में मिला था नोबेल प्राइज़। इनको 1995 में 1995 में मिला था नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इनके साथ 2 और व्यक्तियों को मिला था, फ्रैंक सेडबुट को और पाल क्रुटजेन को। किसे? फ्रैंक सेसबुट को और पाल क्रुटजेन को मिला था। क्यों मिला था? ओजोन परत पर इन्होंने शोध किया था, इसी वजह से इनको मिला था नोबेल प्राइज़, और फिलहाल के लिए अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए शेयर करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना मत भूलना। दोस्तों डेली जी के टेस्ट भी आता है रोजाना इवनिंग में, तो सभी सेट के लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग लिंक से जा करके बाकी की जो सेट्स आए हुए हैं अभी तक उनको देख सकते हैं। कल वीडियो नहीं आई थी, उसका कारण ये था कि कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही थी। यही वजह है कि आज भी वीडियो लेट अपलोड हुई है। तो फिलहाल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जा चुकी है। MJT एजुकेशन 2.0 पर ये वीडियो अपलोड हुई है, आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में CBI के पूर्व निदेशक अश्वनी कुमार जी ने आत्महत्या कर ली। वो किस राज्य के राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण कर चुके थे? अगला है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम है शिल्पी ठाकुर, शुभम यादव, श्रेया गुप्ता, मनु पांडे, अमृत कुमार, श्यामशेर कुमार, रेखा बुनकर, सत्येंद्र प्रताप, आंचल मिश्रा, रविशंकर, रेणु यादव, सृष्टि मिश्रा, अंशिका गुप्ता, अमित चौधरी और शिवानी। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।